कोई सवाल आप लोग का? जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया, मार्जिनल कॉस्टिंग किया, जॉब बैच को देखा, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग के? नो। ओके, तो आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग फीचर्स। आज हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग फीचर्स। प्रोसेस कॉस्टिंग कहते किसे हैं, क्यों हो रही है? बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग हम उन प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे होते हैं जो प्रोडक्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे कि हमने कल एग्जांपल समझी थी, वाटर। वाटर का क्या एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप अलग से बेच सकते हो, अलग से उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो? नो, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। इसी तरह मेडिसिन्स, इसी तरह कोई भी ऐसी चीज जैसे कि ऑयल या कोई खाने की चीज, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी। अब आपने एक देग बिरयानी बनाई है सेल करने के लिए, तो अब आप क्या एक एक चावल की कॉस्ट निकाल सकते हो और एक एक दाना अलग अलग बेचोगे बिरयानी का? राइट? पॉइंट टू बी नोटेड। एक एक दाना अलग नहीं किया जा सकता और एक एक दाने की अलग कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती, जिसकी वजह से हम ये जरा देखें कौन ग्रुप में लिंक सेंड कर, जिस नहीं ग्रुप में लिंक नहीं सेंड, तो जिसकी वजह से हमने ये टेक्निक सीखनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। एक सेकंड रुकेगा, मैं ग्रुप में सबके लिए लिंक भी शेयर कर देती हूँ ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो। हम्म। जी जी, तो वो रेडी है? ठीक है, हम भेज देते हैं रिक्शे वाले को। हम लोग 5:30 तक भेजें? अच्छा, और क्यों इतनी देर से? ओके, सो प्रोसेस कॉस्टिंग हम उन प्रोडक्ट्स की कर रहे होते हैं जिन प्रोडक्ट्स की यूनिट्स को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते और उनकी सेपरेटली कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इकरा प्लीज ये डेफिनेशन पढ़िएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। Process costing is a costing method used where there are continuous processes. Process costs are attri- attributed to the units produced in a period. सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो कि क्या इन्वॉल्व करती है, कंटिन्यूअस प्रोसेसेस को। कंटिन्यूअस प्रोसेसेस का मतलब ही यही है कि अब पानी है, मेरी फैक्ट्री जो है, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले के हम वाटर बॉटल्स बनाते हैं, ठीक है, नेस्ले के पानी आप लोग लेते होगे, खरीदते होगे। एक्वाफीना है और भी दूसरे ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो ये पानी क्या होता है, ये पानी ऑफ कोर्स ये रिवर वाटर होता है और ये रिवर वाटर को प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस से गुजारते हैं, तब जाके उसकी बॉटलिंग होती है। कोई 0.5 लीटर्स में, 1 लीटर में, फिर 2 लीटर्स की बॉटल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स में इसकी पैकेजिंग हो रही होती है। अब बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो मटेरियल है, पानी, ओके, इट्स लिक्विड, और इसको आप कैसे रोक सकते हो? लाइक इट इज इन अ फ्लोइंग प्रोसेस, ये फ्लूइड है, फ्लो करता है, देयरफॉर कंटिन्यूअस है। इसको आप कहीं ऐसे रोक के नहीं बोल सकते बस ये मैंने 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स कर लिए, नहीं, इसकी मेजरमेंट भी डिफरेंट है, लीटर्स में होती है, ठीक है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इसके लिए हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम सेपरेट यूनिट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक ये ग्लासेस, इट्स अ प्रोडक्ट एंड इट्स 1 यूनिट। आप इसके यूनिट्स डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसके 500 यूनिट्स बनाने हैं, 1000 यूनिट्स बनाने हैं, और हर यूनिट की अलग कॉस्ट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर, अगर यही चीज मैं बोलूं इंक, जो प्रिंटर में डलती है,
तो वो इंक कहाँ से आ रही है, उसकी प्रोडक्शन और उसकी कॉस्ट, क्या एक ड्रॉप ऑफ इंक की आप अलग कॉस्टिंग कर सकते हो? नहीं, आपको ड्रम वाइज चलना होगा, उस ड्रम में जितने भी ml इंक आ जाती है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर इन इन चीजों के लिए ये कॉस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिन चीजों को आप यूनिट्स में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब आइए इसकी एक और मिसाल, पेपर। आप कभी भी दुकान पे जाते हो तो आप किसी दुकान वाले को ये बोलते हो मुझे 1 शीट ऑफ पेपर दे दीजिए? नहीं ना। आप या बोलते हो मुझे कॉपी चाहिए, या मुझे रजिस्टर चाहिए, मुझे मोटा वाला चाहिए, मुझे पतला वाला चाहिए, मुझे लंबा वाला चाहिए। आप रजिस्टर लेते हो, उस रजिस्टर के अंदर 100 पेजेस होते हैं, 150 पेजेस होते हैं, लेकिन कभी भी क्या आप शॉपकीपर से जाके 1 पेज परचेज करते हो? नहीं। तो उसकी कॉस्ट भी आप सिर्फ 1 पेज की नहीं निकाल सकते, दैट इट्स अ होल बुक, यू गेट इट ऑल टुगेदर। दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके। अब आइए इसकी मेथड, इसका मेथड क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको हम देखते हैं। फीचर्स हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिए। फीचर्स क्या है? नंबर 1 कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, नंबर 2 सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, आयशा पढ़िए। पहला फीचर, देर इज There is often a loss in process due to spoilage, wastage, evaporation, एंड सो ऑन। and स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? process. जी, सो देर इज ऑफन अ लॉस इन प्रोसेस, यानी कि जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो उसमें लॉस होता ही होता है। कभी वो स्पॉइलेज की शक्ल में होता है, कभी वेस्टेज की शक्ल में होता है, कभी इवेपोरेशन की शक्ल में होता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल, हम कल डिस्कस कर रहे थे टेलर। आपने टेलर को कितना मीटर कपड़ा दिया है? एक एवरेज निकालते हैं, 3 मीटर कपड़ा आपने दिया है, और आपने अपनी मेजरमेंट भी दी है और डिजाइन भी दिया है। तो वो क्या करता है, वो इस 3 मीटर कपड़े को कट करता है, यस और नो? कटिंग करता है, नहीं करता? कटिंग करता है और फिर जाके आपके साइज का कुछ बन के आता है। लेकिन जो आपको मिल रहा है, क्या वो कंप्लीट 3 मीटर्स का है? क्या कंप्लीट 3 मीटर्स आपको मिल रहे हैं? नो, उसमें से कटिंग हो गई है। तो 3 मीटर्स में कट शट के हो सकता है 2 मीटर्स तक को आप पहन रहे हो सकता है कोई बहुत दुबला है तो 1.5 मीटर पहन रहे हैं। ठीक है, कोई मोटा है तो वो पूरा का पूरा 3 मीटर्स, लेकिन उससे जरा कम, या हो सकता है कोई 4 मीटर्स पे भी जा रहा है। तो डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कहने का मकसद क्या है कि लॉस इस प्रोसेस में होता ही होता है। दैट्स द फीचर। इसी तरह पानी, पानी की फिल्ट्रेशन हो रही है, पानी को साफ किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टिलेशन के दौरान, फिल्ट्रेशन के दौरान इवेपोरेशन भी हो जाएगी, यस और नो? तो देर इज अ लॉस इन द प्रोसेस। इसी तरह फ्यूल, पेट्रोल आप भरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, बाजुकात ओवर फ्यूलिंग हो जाती है, कुछ स्पिल कर जाता है, राइट? तो जब स्पिल कर जाएगा तो स्पॉइलेज हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, मानूर पढ़िए, द आउटपुट। The output of one process becomes the input to the next until the finished product is made in the final process. यस, एक प्रोसेस से निकलने वाला आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाता है, ये भी एक फीचर है। अब इसमें क्या मिसाल है? बिरयानी। ठीक है, आप पका रहे हैं, आप सेल करना है आपने, आप रेस्टोरेंट है या आप कोई मतलब बड़ा सा ढाबा है जहाँ पे आप बिरयानी सेल कर रहे हैं, तो बिरयानी पकाने के लिए पहले आपने रॉ मटेरियल लिया, इंग्रेडिएंट्स लिए, यस और नो? जिसमें प्याज है, ऑयल है, टमाटर है, चीजें हैं, मसाला है। पहले मसाला तैयार कर लिया। अब ये जो मसाला आपका तैयार हो गया है, दिस इज द आउटपुट। ये आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाएगा, यानी कि जहां पे अब आपने बिरयानी को दम लगाना है, तो यही मसाला यूज होगा दम लगाने में, फिर चावल डलेंगे और फिर दम आ जाएगा, यस और नो? तो ये जो आउटपुट निकला मसाले का, दिस बिकम्स द इनपुट टू द नेक्स्ट। आई एम सो सॉरी, मैं खाने की एग्जांपल्स दे रही हूँ रोजे के दौरान। आउटपुट बिकम्स द इनपुट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मिसाल ले लें आप।
जूता, हमने जूता बनाने वाली वीडियो देखी है, फैक्ट्री शू मैन्युफैक्चरिंग? नहीं देखी। नहीं देखी। अच्छा, अब उसमें चलो हम देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। We are short 3 rolls of the synthetic leather. Move that pallet to the left, quickly. All right, easy around this corner. Got it. Watch the pallet on the left. How does that teal look under the light? It's within tolerance. Good to go. Good to go.
ओके, क्या ऑब्जर्वेशन रही आप लोगों की? यस। बताइए, वीडियो देखी आप लोगों ने, क्या ऑब्जर्वेशन रही? क्या देखा? क्या लगा? जी, कोई भी बोल सकता है। कुछ नहीं लगा? तुम लोग सो गए क्या? वीडियो देखते देखते सो गए? कोई बोल ही क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए हो? जिंदा हो? जी, उस वीडियो में तो बहुत कुछ ही हो रहा था। बहुत कुछ हो रहा था। कभी पहले सोचा कि ये जूता जो आप लोग पहनते हो और जिसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, यूं उड़ा के फेंक दिए, यूं गंदे हो गए, अरे छोड़ो यार, चेंज कर लेते हैं, नए जूते ले आते हैं, जो इतना आसान लगता है हमें, बस कि हम दुकान पे जाते हैं, जूता खरीद के ले आते हैं। इसी जूते को बनाना कितना बड़ा काम है, देखा आपने? अब आप ये सोचो, जी, मैनुअली जब ये सब चीजें होती थी तो मैनुअली कितना टाइम लगता होगा। और ये अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, मशीन्स ऑपरेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी कितना कुछ हो रहा है इसमें, कितने प्रोसेसेस से एक जूता गुजर रहा है। तो जूते का सोल अलग जगह बन रहा है, जूते की लेसेस अलग जगह बन रही है, जूते के टॉप कवर अलग जगह पे बन रहा है। और फिर ये सब अलग अलग जगह बन के जब क्या एक फिनिश्ड पार्ट तैयार हो जाता है तो वो आउटपुट कहलाता है। वो आउटपुट फिर एक साथ असेंबल होता है, तब जाके कोई एक प्रॉपर प्रोडक्ट निकल करके आता है। तो यानी एक आउटपुट जो एक प्रोसेस से निकल के आया, वो दूसरे प्रोसेस के लिए क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है। एंड अब आपने जूते की ज्यादा कदर करनी। नेवर टेक इट लाइटली। एक छोटी सी छोटी चीज भी जो आपको जूते पे नजर आ रही है, वो सब बाय अ ह्यूमन, बाय अ ह्यूमन माइंड, अ ह्यूमन हैंड, ये सब कुछ एक ह्यूमन है इसके पीछे। अपने आप जिंदगी में कुछ भी नहीं हो जाता कि बैठे बिठाए कुछ भी आपके ऊपर मनोसलवा उतरने लगे, नहीं भाई। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर उतरा था, हमारे लिए नहीं उतर रहा। एक एक चीज के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको मिलेगा। तो ये जूता भी जो आप पहन रहे हो, इसके पीछे कितनी एफर्ट्स हुई हुई हैं, कितनी बड़ी कंपनी रन हो रही है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और किस किस तरह से, किस किस प्रोसेस से ये बन के आते हैं ये जूते। और हर डिजाइन में सोचें कितना बड़ा काम है, डिजाइन भी अलग करो, चीजें कितनी छोटी छोटी निटी ग्रिटीज हैं। लेस डालने के लिए जो होल है उसके अराउंड क्या चीज लगेगी, सोल को कैसे मजबूत किया जाए, अंदर कंफर्ट लेवल कैसे बनाया जाए, कलर क्या होना चाहिए, लेबलिंग क्या होगी, सो मेनी थिंग्स। अब देखो, दिस इज ये प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया। इस आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अब आप बताओ, आप नाइकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप इस जूते की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे? क्या ये आसान काम है? कितना रॉ मटेरियल आप खरीद के ला रहे हो, लेदर की शक्ल में, कितना रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो शू क्लॉथ की शक्ल में। जो शू जिस कपड़े का बना हुआ होता है, वो कपड़ा भी तो कोई रॉ मटेरियल है ना, लेकर आया जा रहा है। तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकलेगी? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो थियोरेटिकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान चीजें पढ़ रहे हैं। जब आप रियल फील्ड में उतरोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो वहां चीजें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी। गेटिंग द पॉइंट? अब आइए नेक्स्ट। आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन मे बी अ सिंगल प्रोडक्ट, बट देयर मे ऑल्सो बी वन और मोर बाय प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का ये एक फीचर है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हो, तो बाज़-औक़ात प्रोसेस के जरिए कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं और कुछ जॉइंट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अब जरा मुझे डिफरेंस बताइए, एक बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, आपके माइंड में क्या है?
जी, एनी आइडिया? जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या फर्क है? बाय प्रोडक्ट तो बताएं। बाय प्रोडक्ट तो सुना हुआ वर्ड है ना। अच्छा, अब एक और मिसाल देने वाली हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ के मारना नहीं कि मैम सिर्फ रोजे के बाद खाने की मिसालें देनी है। बट इससे बेहतर मिसाल कोई है नहीं जिससे मैं आपको समझा सकूं। घर में कभी अम्मा ने दही जमाई है? कभी आपने देखा है दही जमाते हुए अम्मा को? जी। देखा है ना? क्या क्या प्रोसेस है उसका? क्या प्रोसेस है दूध दही जमाने का? हेलो लड़कियों, कहाँ गुम हो? जाग जाओ, रोजे में सोना नहीं है। दूध में दही डाल देते हैं, फिर इसको रख देते हैं और वो जम जाती है। दूध को हल्का सा उबालते हैं, फिर जब वो नीम गर्म हो जाता है तब उसमें दही ऐड करते हैं, हार्डली हाफ अ टी स्पून और 1 टीस्पून। फिर उसको अच्छे से ढक के रख देते हैं ताकि रात भर, मतलब 4-5 घंटे के लिए, अगर गर्मियां हैं तो 4-5 घंटे में दही जम जाती है, और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन उसको किसी गर्म जगह पे रख देते हैं, और जब रख देते हैं तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट योगर्ट। ठीक है। अब मुझे बताएं, योगर्ट के साथ उसके ऊपर एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मलाई। वो भी जमती है नहीं जमती? जमती है। ठीक है। तो अब आपकी मम्मा जो है, मम्मा ने योगर्ट बनाया, तो मम्मा ने ये तो नहीं कहा कि मैं मलाई बनाने जा रही हूँ। मम्मा ने कहा कि मैं योगर्ट बनाने जा रही हूँ, लेकिन मलाई भी आ गई उसके साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो फिर जॉइंट प्रोडक्ट किस भला का नाम है? क्या ये दोनों जॉइंट नहीं है? क्या ये दोनों एक ही प्रोसेस से नहीं निकले? तो इसका जवाब ये है कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो फर्क है इंटेंशन का। किसका? इंटेंशन, नियत। आपकी मम्मा ने कहा मैं दही जमाने जा रही हूँ, तो मम्मा दही जमाने जा रही है, उनका मेन गोल दही जमाना है। तो जो मलाई है वो फिर क्या हो गई? बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा। जो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, जो जिस चीज की आपको तलब नहीं है, तलाश नहीं है, आप उसको ढूंढ नहीं रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपको मिल गई है, उसको हम क्या कहते हैं? मलाई। बाय प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर मम्मा ने ये कहा कि मैं दही जमाने जा रही हूँ, लेकिन उसकी मलाई भी आएगी, तो मैं मलाई जमा करूंगी और मैं उससे घी निकालूंगी या बटर निकालूंगी। घर का बटर और घी बहुत अच्छा होता है। तो अब मम्मा की इंटेंशन क्या हो गई कि मुझे दोनों चाहिए, मुझे योगर्ट भी चाहिए और मुझे मलाई भी चाहिए। तो अब मम्मा ऐसा मिल्क बॉईल करेंगी जो फैट फुल होगा, जिसमें फुल क्रीम मिल्क होगा, ताकि उनको मलाई भी मिले। यस और नो? यस। तो जब यस। मम्मा की ये इंटेंशन हो जाएगी तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट। गेटिंग द पॉइंट? अब आप इसको यस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ले जाएं। आपने देखा है बहुत सारे ब्रांड्स की योगर्ट बाजार में, सुपरमार्ट में मिलती है। तो वो अब दही को अगर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए इनकी इंटेंशन क्या है? क्या उनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ योगर्ट प्रोड्यूस करना है और सेल करना है, या उनकी इंटेंशन है नहीं, हम योगर्ट भी बनाएंगे और मलाई भी बनाएंगे, और मलाई से हम घी निकालेंगे और फिर घी को भी सेल करेंगे? गेटिंग द पॉइंट? तो ये इंटेंशन के ऊपर दोनों का दोनों की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो बेसिक हैं, और ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, और हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रोसेस कॉस्टिंग को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1। इकरा पढ़िए। Determine output and losses. नेक्स्ट मानूर, स्टेप 2। Calculate cost per unit of output. आयशा, स्टेप 3। Calculate total cost of completed output and work in progress. स्टेप 4 इज कंप्लीट अकाउंट्स। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हम करके क्या करेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग ये टेक्निक हो जाएगी। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑल अबाउट? सपोज दैट द रॉयल ओक कंपनी मेक्स कलर्ड टेराकोटा पॉट्स।
Production of the pots involves two processes, shaping and coloring. During the year to 31st March 2003, 1,000 units of material worth $500,000 were input to the first process, shaping. Direct labor cost of $200,000 and production overhead cost of $200,000 were also incurred in connection with the shaping process. अब क्या यहाँ पे हो रहा है कहानी भाई? There were no opening inventory, no closing inventory in the shaping department. The process account for shaping for the year ended is this much. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे. स्टेप बाय स्टेप क्या? पहला स्टेप क्या था हमारा? डिटरमाइन द आउटपुट एंड लॉसेस. आउटपुट कितना है, लॉसेस कितने हैं, पहले ये हमें पता लगाना है. तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कितना है. आउटपुट हो रहा है आउटपुट 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 के लिए इन्होंने लेजर अकाउंट दिए. आउटपुट टू प्रोसेस टू 1,000 यूनिट्स 900,000 के. इनपुट 1,000 5 लाख के. डायरेक्ट लेबर 2 लाख का. प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 लाख के. बेसिकली जब आप लेजर अकाउंट करते हो ना, तो लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में जितना भी आपका इनपुट है, रॉ मटेरियल है, वो सब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. और जितना भी आउटपुट है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे. ठीक है. तो आउटपुट हमने देखा, हमारे पास आउटपुट है 1,000 और लॉसेस का कोई जिक्र नहीं है, तो लॉसेस नहीं है. अगर लॉसेस का यहाँ पे जिक्र होता तो हम उसको देखते. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली हम कॉस्ट लेंगे जो कि 5 लाख है. और फिर हमारे पास कॉस्ट है लेबर की, फिर हमारे पास कॉस्ट है प्रोडक्शन की. तो टोटल कॉस्ट हमारी पड़ रही है 900,000. उसको हम डिवाइड करेंगे 1,000 से, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल करके आ जाएगा. फिर ये सवाल जो है ये जरा लेजर अकाउंट पे ही ज्यादा फोकस किए हुए हैं, तो मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ लेके चलती हूँ. यस, कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय आउटपुट. सेम इन्होंने उसी सवाल का यहाँ पे कॉस्ट इनपुट, कॉस्ट पर यूनिट निकाला है. $900,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स, विच विल गिव यू $0.9 पर यूनिट. प्रोसेस 2 के लिए $1,500,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स 1.5 पर यूनिट. ये बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, इसको खुद से ट्राई करें. कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय जो आपका आउटपुट है, नंबर ऑफ यूनिट्स. जल्दी से कीजिए और फिर मुझे बताइए. Miss $8. सबका हो गया? Yes. क्या आंसर आ रहा है? $8. वेरी गुड, क्लियर हो गया. अब आइए थर्ड जी. स्टेप हम देखेंगे, लॉसेस. अब अगर सवाल में लॉसेस आएगा तो हम लॉसेस को कैसे ट्रीट करेंगे, या लॉसेस को किस तरह से हम देखेंगे. तो लॉस में सबसे पहले दो तरह के लॉसेस होते हैं. एक होता है एबनॉर्मल लॉस और एक होता है नॉर्मल लॉस. क्या फर्क है दोनों में? एनी आइडिया?
नॉर्मल लॉस जो होता है वो बेसिकली अनअवॉइडेबल होता है। क्या होता है? अनअवॉइडेबल। दैट मीन्स आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड नहीं कर सकते दैट मीन्स जब आप टेलर के पास 3 मीटर कपड़ा लेके गए और उसने कटिंग की, तो क्या आपने टेलर का गिरबान पकड़ा कि तुमने 3 मीटर के कपड़े को 2 मीटर का कैसे कर दिया? कहाँ है मेरा बाकी का कपड़ा? क्या तुम उसका गिरबान पकड़ते हो? बताओ। नहीं। नहीं ना, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेड है, आपको पता है अनअवॉइडेबल है। कटिंग के बगैर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। तो इस लॉस को, इस वेस्टेज को आप इग्नोर करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ठीक है, ये तो होना ही होना है, इसके बगैर तो बनेगा कैसे कपड़ा। इसी तरह जब आप कुकिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत नीचे प्याज लग जाते हैं, दम में बिरयानी जरा सी नीचे से लग जाती है, तो क्या क्या कहते हो आप फिर उस वक्त? अपने शेफ का क्या गिरेबान पकड़ लेते हो? अपने घर में जो भी अम्मा पका रही है उसको बोलते हो आपने इतना वेस्टेज कर दिया? कुछ हद तक नॉर्मल लॉस है, एक्सेप्टेबल है, अनअवॉइडेबल है। थोड़ा बहुत तो जलेगा, थोड़ा बहुत तो फेंकेगा, थोड़ा बहुत तो कटेगा, ठीक है। तो दैट्स अनअवॉइडेबल, दैट्स एक्सपेक्टेड, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। हाउएवर, अगर वही बिरयानी की देग को शेफ ने कंप्लीटली जला दिया, वो भूल गया, और वो आधे से ज्यादा वो खराब हो गई, फिर उसका ढक्कन खुला रह गया था, बिल्ली ने मुंह मार लिया चिकन में, अब बताओ, तो अब ये बिरयानी क्या खाने काबिल रहेगी? नहीं। इट विल बी कंसिडर्ड एज एब नॉर्मल लॉस, कि ये चीज अवॉइडेबल था, आप ढक के रखते तो बिल्ली नहीं आती, अवॉइडेबल था, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। देयरफॉर आप जो हो इस पे एक्शन भी लोगे, और आपको गुस्सा भी आएगा, और आप बोलोगे कि सारी मेहनत बर्बाद, सारे पैसे बर्बाद। इसी तरह टेलर आपका पूरा ड्रेस सी के वो इस्त्री कर रहा था, आयरन कर रहा था कि इसको डिलीवरी करनी थी आपको। हाउएवर उसी वक्त लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो वो लापरवाह बच्चा वो वहीं पे इस्त्री छोड़ के ना बाहर सुट्टा पीने चला गया, ठीक है। अब वो जब बाहर से वापस आए ऐसे घर लाइट आ गई, और वो इस्त्री वहीं की वहीं ऑन थी, और वो आपका कपड़ा जल गया, आपका सिला सिलाया तैयार ड्रेस जो आपने ईद के लिए बनवाया था, एक्सपेंसिव जोड़ा था, वो जल गया। अब क्या होगा? अब क्या आप उस दर्जी का गिरबान पकड़ोगे? जी, बोलेंगे तो सही उसका। बिल्कुल पकड़ोगे, बोलेंगे, आप जूते उठा के मारोगे कि बेटा मेरा इतना महंगा जोड़ा ईद के लिए लिया था, अम्मी ने दिया था, तुमने सिलवाया भी दिया, तुमने ऐसे क्या हुआ? इस जोड़े की कीमत आप दोगे, मुझे नहीं पता। अब मैं ईद पे क्या पहनूंगी? अब मुझे पूरा नया जोड़ा आप दिलवाओगे, आप पूरे पैसे दोगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है, इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस, और दिस वॉज अवॉइडेबल। ओके। अब आइए इसकी ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? सबसे पहले तो कैलकुलेट करना सीखें कि भाई लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज 2000 यूनिट्स वर इनपुट टू अ प्रोसेस, लॉस इज 5% ऑफ इनपुट, एंड देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी अब लॉसेस कितने हैं आपके पास? 2000 यूनिट्स इनपुट है, 5% ऑफ इनपुट कितना बना? जल्दी से बताइए। 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स। तो ये 100 यूनिट्स आपका लॉस हो गया। अभी अब नॉर्मल है या नॉर्मल है वो सवाल आपको बताएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब आइए, ये सवाल है, जल्दी से बताइए। कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकालना है, कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटपुट, यस और नो? तो हमारे पास यहाँ लॉस भी है 100 यूनिट्स का, यहाँ आउटपुट है 900 यूनिट्स के, क्लोजिंग इन्वेंट्री निल है, ओपनिंग इन्वेंट्री निल है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 1000 है, कॉस्ट इनकर्ड 4500 है। जरा खुद से ट्राई कीजिए और बताइए कॉस्ट पर यूनिट कितना है। $5। मेरा भी $5 आ रहा है। वेरी गुड, लेट्स सी। यस, हाउ डिड यू नो? अब देखिए, अब आपने आउटपुट 900 यूनिट्स
में से 100 यूनिट्स आपने लेस क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? रीजन? लेस कर देते ना, क्योंकि लॉस हो गया, जाया हो गए यूनिट्स। तो पता चला यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, दैट मीन्स दिस लॉस इज नॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड। और जो एक्सपेक्टेड चीज होती है उसको आप कुछ भी नहीं करोगे, आप पूरे के पूरे यूनिट्स को लोगे और डॉलर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे। Because normal loss is not given any cost, so that the process account would appear as follows। यानी इसका जो टी अकाउंट भी होगा उसमें नॉर्मल लॉस देखिए 100 यूनिट्स जीरो लिखा जाएगा। ठीक है, 100 यूनिट्स जीरो लिखा जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 1000 यूनिट्स थे। 1000 में से 100 लॉस हो गया तो आपके पास कितने बचे? 900 यूनिट्स। दैट मीन्स ओवर हियर the expected output will be considered only, not the total output but the expected output, or expected output is always total output minus loss। Understood? जी। अब आइए नेक्स्ट सवाल करिए खुद से। सपोज 1000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 4500 आर इनपुट टू अ प्रोसेस, लॉसेज आर 10% एंड देर आर नो ओपनिंग क्लोजिंग, कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट। तो यानी स्टेप 1, डिटरमाइन द आउटपुट एंड लॉसेस। आपको आउटपुट पता है, लॉसेस भी पता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, वो निकालें और फिर प्रोसेस अकाउंट बनाएं। प्रोसेस अकाउंट यानी डेबिट पे क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है लॉसेस के बारे में समझ जाएं ये नॉर्मल लॉस है। मिस 1000 से अगर मतलब 10% निकाल देंगे तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। जी बिल्कुल, ज्यादा बेटर लेगा कुछ कर देंगे। तो ये तो मैंने उस तरह किया कि ये चुंगी नहीं आएगी। 900। 900 है। 900 है। गुड। सो डिटरमाइन आउटपुट एंड लॉसेस। लॉसेस आपने देखा 100 यूनिट्स, आउटपुट ये, तो ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट 4500 अपॉन 900 विच विल गिव यू $5 पर यूनिट। राइट। थर्ड स्टेप, अभी क्योंकि कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं। थर्ड, फोर्थ, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में अब आपने क्या, डेबिट साइड पे क्या सारा इनपुट जाएगा, इनपुट, और क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, आउटपुट। और लॉस, नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जीरो। ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक बेसिक आपको समझ आया कि ये बेसिक इस तरह से हो रहा है। जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई कीजिए।
डन। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 2 3 4 जैसे है लिखा हुआ वैसा। तो पहले आप पीरियड 3 के लिए कीजिए, फिर पीरियड 4 के लिए कीजिए। पीरियड 3 एंड देन पीरियड 4। पीरियड 3 में इनपुट ये है, इनपुट की कॉस्ट ये है, इनपुट 1000 यूनिट्स हैं, लॉसेस 10% है। बस अब आप करें, आउटपुट और लॉसेस आपने डिटरमाइन कर लिया। हाँ, 1000 यूनिट्स इनपुट है, 10% लॉस है, अगेन 900 आउटपुट। स्टेप 2 करें, 30 कॉस्ट पर यूनिट निकालें। कॉस्ट गिवन है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या आ रहा है आपका? 32.30 हम्म 32.30 32.30। ओके। और फिर स्टेप रिपोर्टेड 4 में 4.1 प्रोसेस अकाउंट बना दें, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में सारा इनपुट जाएगा, क्रेडिट में सारा आउटपुट जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है आप लोग को? आप लोग से हो रहा है ये सम? जी हो रहा कंप्लीट हो जैसे गया कि है तो हम चेक करें। है जी। ओके जी, देखें यहाँ पे पीरियड 3 एक्चुअल आउटपुट 900 यूनिट्स, लॉस 100, इनपुट 1000 यूनिट्स। पीरियड 4 एक्चुअल आउटपुट 882, लॉस 98, इनपुट 980। कॉस्ट पर यूनिट 32.3 फॉर पीरियड 3 एंड 4 के लिए 32.96। और सिंपली डेबिट और क्रेडिट साइड पे, डेबिट पे सारा इनपुट जाएगा और क्रेडिट पे सारा आउटपुट जाएगा। नॉर्मल लॉस जो है उसकी कॉस्ट 0 पे रिकॉर्ड होगी। 0 की। क्लियर? इजी है? आसान है? समझ आ रहा है? जी। अच्छा, अब आइए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यानी अभी तक तो हमने वो सवालात किए जिसमें कॉस्ट था, जिसमें इनपुट था, जिसमें लॉस था। लेकिन अब हम वो सवाल करेंगे कि जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मौजूद हो। तो when units are partly completed at the end of a period, then there is a closing work in progress। यानी कि यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि आपने काम शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू की जनवरी के महीने में, और जनवरी का एंड हो गया, 30th जनवरी आ गई, 31st जनवरी आ गई। तो अब आपको क्लोजिंग तो करनी है ना, लेकिन अभी भी कुछ माल मशीन के अंदर है। जैसे कि वो शू फैक्ट्री का आपने देखा कि प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअस नेचर की है, प्रोडक्शन हो रही है सारा साल। तो जैसे ही 31st आया तो तब भी प्रोडक्शन हो रही थी, बहुत सारा माल बन चुका था, मगर बहुत सारा माल अभी मशीन पे था। तो जो माल मशीन पे था उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसकी हमने अकाउंटिंग तो करनी है ना, क्योंकि हमें मंथ को तो क्लोज करना है ना। तो हम कैसे करेंगे? हम इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो अभी मुकम्मल हुआ ही नहीं, ये तो आधा तीतर आधा बटेर है। मशीन पे अभी एज अ सोल लगा हुआ है या लेस लगा हुआ है, या वो तो मुकम्मल शक्ल में ही नहीं, हम उसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो उसका तरीका होता है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में। यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी आधा तीतर आधा बटेर है और अभी जो है वो मशीन पे लगा हुआ है, वो अगर मुकम्मल होता तो कितने यूनिट्स होते तैयार? ठीक है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं हमें प्रोडक्शन के। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। Trotter Company is a manufacturer of processed goods. In one process, there was no opening inventory, but 5,000 units of input were introduced to the process during the month. And the following costs were incurred: direct material 16,560, conversion cost, direct labor 7,360, production overhead 5,520। ऑफ द 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इनपुट के तौर पे, 4,000 वर कंप्लीटली फिनिश्ड, 4,000 तो मुकम्मल हो गए थे ड्यूरिंग द मंथ एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, और दूसरे प्रोसेस में भी भेज दिए गए थे। हाउ एवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 यूनिट्स अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो उसका 60% कंप्लीट था विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। यानी 40% इनकम्प्लीट था। यस और नो? तो अब हमें इसके क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट
यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप वन हमारा चेंज हो जाएगा, डिटरमाइन आउटपुट और लॉसेस से चेंज होके क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, पहला कॉलम टोटल यूनिट्स का, दूसरा कॉलम कंप्लीशन का, तीसरा कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स का। फुल्ली वर्क यूनिट्स कितने हैं, 4000, 100% कंप्लीट है, तो इक्विवेलेंट कितना हुआ, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100%, 4000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट 60% कंप्लीट थे, तो 60% मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हुआ, 600। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट निकल के आ गए। क्लियर, यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट स्टेप अगेन वही चीज है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, यानी पहले उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट से हम कर रहे थे डिवाइड, यस और नो। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो 29,440 कॉस्ट कहाँ से आई, सवाल में गिवन थी ये। अब आइए थर्ड स्टेप में है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अब टोटल कॉस्ट भी तो फाइंड आउट करनी है। स्टेप थ्री स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इक्विवेलेंट यूनिट्स, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तीसरा कॉलम वैल्यूएशन। फुल्ली वर्कड यूनिट्स 4000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ रही है, 6.4। 6.4 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यूएशन क्या आ रही है, 25,600। क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 मल्टीप्लाई बाय 6.4, 3840। तो टोटल अगेन 29,440। अब इसी का आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, तो इनपुट, यहाँ पे तमाम इनपुट रिकॉर्ड होगा और यहाँ पे तमाम आउटपुट रिकॉर्ड होगा। इनपुट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 29,440। आउटपुट टू द नेक्स्ट प्रोसेस 4000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड 1000। वैल्यू क्या लिखेंगे, वही वैल्यू जो यहाँ आपने फाइंड आउट की है, 3840। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू क्या लिखेंगे, वही जो थर्ड स्टेप में फाइंड आउट हुई है, 25,600। क्लियर, अगर कोई सवाल मुश्किल लग रहा है, कोई क्वेरी है, कोई बात तंग कर रही है, कोई चीज फॉलो नहीं की, तो जरा पूछ लें, आप दोबारा पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये एक और दफा समझा दीजिए। देखो, जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम सिंपली स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जो स्टेप्स हमें बताए गए। तो हमने जो है ऊपर जितने भी मिसालें की, वो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक वेरी इजी प्रोसेस कॉस्टिंग की, ठीक है। हाउएवर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना, रियल लाइफ में तो बहुत सारे यूनिट्स आपके प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, और बहुत सारे यूनिट्स अभी भी मशीन पे लगे हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब इस सिलसिले में या इस सिचुएशन में हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। हम सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी भी मशीन पे लगा हुआ है, चूंकि उसकी हम वैल्यू नहीं पता लगा सकते, और उसकी वैल्यू पता लगाएंगे तभी तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर सकेंगे अकाउंट्स में। चूंकि हम इसके वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू को नहीं पता लगा पाते, इस वजह से ये स्टेप आया कि आप इसको क्या करो, वर्क इन प्रोग्रेस को इक्विवेलेंट यूनिट्स में तब्दील कर लो। जब आप इसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में तब्दील कर लोगे, तो आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे और इसको रिकॉर्ड कर पाओगे अकाउंट्स में। तो ये स्टेप उसके लिए है कि जहाँ पे फुल्ली वर्क यूनिट्स 4000 यूनिट्स जो कंप्लीट थे, मुकम्मल थे, उनकी प्राइस 4000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 1000 यूनिट्स थे वो मुकम्मल थे, ओनली 60% कंप्लीट हुए हुए थे, 40% अभी इनकम्प्लीट थे। तो हम सिर्फ 60% की वैल्यूएशन ले रहे हैं, और यहाँ पे 4600 फर्स्ट स्टेप में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो ऑलरेडी ऊपर भी हम सीख चुके हैं, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट में हमने क्या करना है,
टोटल कॉस्ट लेनी है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स लेना है, जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 4600। तो ये 4600 से हम डिवाइड करेंगे। याद रखिए ये डॉलर में नहीं है, ये यूनिट्स है। तो 4600 यूनिट्स जो मुकम्मल हैं उसी के ऊपर कॉस्ट डिवाइड हो रही है, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट $6.4 निकल के आ रहे। फिर आइए स्टेप 3 कि अब आपने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन यानी कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों का टोटल कॉस्ट निकालो। यानी ऊपर तो हमने यूनिट्स पता लगाए थे, अब टोटल कॉस्ट भी तो पता लगानी है। कॉस्ट पर यूनिट जब निकाल ली तो कॉस्ट पर यूनिट को आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। यस और नो? तो फुल्ली वर्कड यूनिट्स 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6.4 जो कि आपने यहीं से कैलकुलेट किया था, तो आपके पास टोटल वैल्यू टोटल कॉस्ट निकल करके आ गई ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 मल्टीप्लाई बाय 6.4, तो आपके पास यहाँ पे टोटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकल करके आ गई। स्टेप 3 क्लियर है? Yes. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में प्रोसेस अकाउंट हमने सिंपली लेजर अकाउंट क्रिएट किया। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इनपुट में इनपुट डाला, आउटपुट पे आउटपुट डाला। नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस जीरो जाएगा, यहाँ पे लॉस का कोई जिक्र नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है सिर्फ। तो आपने 4000 को अगेन 6.4 से जो यहाँ पे स्टेप किया हुआ है यहीं से ये वैल्यू उठाई यहाँ पे लिख दी, यहाँ से ये वैल्यू उठाई यहाँ पे लिख दी। क्लियर? अब जब आप ये करोगे तो ये चारों स्टेप्स आप सॉल्व कर रहे होगे। जब चारों स्टेप्स सॉल्व कर रहे होगे तो धीरे धीरे ये चीज और अच्छे से समझ आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रोसेस कॉस्टिंग, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़े जी। या आज यहीं तक पॉज कर लें? नहीं तो आज यहीं तक कर लेते हैं। यहीं तक पॉज कर लें, क्योंकि आगे और जो चीजें हैं वो जब तक आपको ये बेसिक हजम नहीं होगा तो मैं आगे कैसे लेकर चलूं। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं। इसको आपने दोबारा से सॉल्व करना है ताकि आप लोग को समझ आए, और फिर हम इसके अगले लेवल पे जाएंगे जहाँ पे मजीद और चीजें थोड़ा सा हाई लेवल पे आएंगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये अभी आधे घंटे में कंप्लीट करवा दूं, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको एब्जॉर्ब करने में, तो आप इसको पहले एब्जॉर्ब करें घर में यहाँ तक, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है, कोई सवाल? जी। ओके, आज की क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।